कर्नाटका के एक सरकारी स्कूल से रीसेंट विजुअल्स देखो। मिड डे मील के खाने में कीड़े भरे पड़े हैं और बच्चों को वही खाना खिलाया जा रहा है। फिर ये वीडियो देखो, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल के बच्चों को किस तरह से मिड डे मील सर्व किया जा रहा है। अरे सड़क पे जब कोई कुत्ते बिल्लियों को खाना खिलाता है वो भी इससे अच्छी तरह से ट्रीट करता है, और ये तो फिर भी इंसान के बच्चे हैं। बेसिक केयर तो दूर की बात है, सरकारी स्कूलों में बच्चों की जिंदगी तक की कोई वैल्यू नहीं है। ये क्लिप देख लो। क्या हुआ था कल? बिल्डिंग गिर गई थी। राजस्थान में एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग बच्चों पे ही कोलैप्स कर गई और इसमें 7 मासूम बच्चों की जान चली गई। ये तो कंडीशन है हमारे सरकारी स्कूलों की। टूटी फूटी किसी पुरानी बिल्डिंग में 2-3 टीचर्स को बिठा दो और उसी को प्राइमरी एजुकेशन का नाम दे दिया जाता है, और वो टीचर्स भी अक्सर कुछ इस टाइप के होते हैं। अब 11 लिखिए आप। स्पेलिंग पढ़ते जाइएगा सर, एक बार दोहरा दीजिएगा स्पेलिंग को। बच्चों को पढ़ाइए सर। 11 का स्पेलिंग 11 है AEAIDENE 11। सोच के देखो, इस तरह के टीचर्स हमारे देश का फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं और स्कूलों के अंदर लाइब्रेरी जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी मिसिंग है। उसकी लाइब्रेरी क्या होती है स्कूल में? प्रिंसिपल के पीछे एक कबर्ड, चाबी उसके पास, आप किताब घर नहीं ले जा सकते। और ये सब सरवाइव करने के बाद जब बच्चा हायर एजुकेशन की तरफ पहुंचता है तो उसे रियलाइज होता है कि बचपन से वो एक ट्रैप में फंसा हुआ है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब बोल के जिस सिस्टम में उसको ढकेल दिया जाता है, वो सिस्टम डिग्री के नाम पर बस एक कागज का पन्ना थमा देता है, जबकि असली दुनिया में डिग्री तभी काम आती है जब उसके साथ आपने वो स्किल सीखी हो जो जॉब मार्केट में रिक्वायर्ड है। रिसर्च के लिए ना जगह है ना फंडिंग है। हर साल बस एक नई मार्कशीट पकड़ा दी जाती है जिसकी वैल्यू अब मार्केट में 0 के बराबर हो चुकी है। और दिक्कत यहाँ पे स्टूडेंट्स के भी साथ है कि वो भी बस नाम देख के कोई भी कोर्स कर लेते हैं ताकि उनको एक डिग्री का पेपर मिल जाए, और अपस्किलिंग पर फोकस उनका बिल्कुल भी नहीं रहता है। डिग्री ले लूंगा, छापा ले लूंगा और आगे बढ़ेंगे। तो 50% थिंक के छापा लेना है डिग्री में, तो दैट्स इवन अ वर्स प्रॉब्लम। एजुकेशन सिस्टम में ऊपर से नीचे तक करप्शन है, फेक कॉलेजेस हैं, फेक यूनिवर्सिटीज हैं, फेक डिग्री तक है। सब कुछ आपको मिल जाएगा सिर्फ एजुकेशन को छोड़ के। इसीलिए आज के वीडियो में जरा इसी पे बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या हालत है इस पूरे सिस्टम की और कैसे आप इस सिस्टम में सर्वाइव करते हुए आगे बढ़ सकते हो। आइए देखते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो रॉट है उसकी शुरुआत प्राइमरी एजुकेशन लेवल से ही हो जाती है। ये क्लिप देखो। पता नहीं कितने सालों से बच्चों को यही पढ़ा रहे होंगे सर जी। कुछ टीचर्स तो स्कूल्स ऐसे चला रहे हैं जैसे खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी हो, और जो बच्चे वहां पर टीचर से पढ़ने के लिए नहीं बल्कि टीचर की सेवा करने के लिए आते हैं। आप खुद ही देख लो ये चीज। अब ऐसे टीचर से आप क्या उम्मीद करोगे कि ये बच्चों को क्या सिखाएंगे और क्या हमारे देश का फ्यूचर बिल्ड करेंगे? ये तो हालत होती है स्कूल्स में टीचर्स की। और हो भी क्यों ना भाई, 12-15 लाख रुपए की घूस देके कोई भी इंसान सरकारी टीचर लग जा रहा है। वेस्ट बंगाल में कितना बड़ा टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम चल रहा है, आपको शायद इसके बारे में पता होगा। The Supreme Court has upheld the Calcutta High Court order and cancelling 25,753 appointments of teaching and non-teaching staff. This was the 2016 incident that led to a jobs for cash scam for the teacher's appointment. The top court, in fact, has added that the whole selection process appears to be tainted. डीलेड हो या बीएड, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी एक कॉलेज में एडमिशन ले लो और एग्जाम से पहले 1000-2000 जो भी अमाउंट कॉलेज वाले बोले जमा कर दो, आप फेल हो ही नहीं सकते, इस बात की गारंटी लेते हैं लोग। जब सिर्फ पैसा फेंक के कोई भी इन स्कूलों में टीचर बन सकता है तो जाहिर सी बात है आपको इसी तरह के टीचर्स देखने को मिलेंगे। और ज्यादातर बच्चे भी जो इन स्कूलों में जा रहे हैं वो पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। उनका मेन मकसद होता है तो मिड डे मील खाना या स्कॉलरशिप लेना। ज्यादातर स्कूलों में एग्जैक्टली यही हाल होता है। ना टॉयलेट साफ रहता है और ना ही पीने के लिए ढंग का पानी मिलता है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि नाम लिखवाने के कुछ दिनों बाद तक स्कूल जाते हैं और उसके बाद जाना बंद कर देते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम को जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा किसी से बात करनी चाहिए। मैंने इसके लिए बात करी रॉनी से। रॉनी एक सीरियल एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और अपग्रेड के फाउंडर है जिन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपस्किलिंग करने में मदद करी है। इसके साथ साथ वो स्वदेश फाउंडेशन भी चलाते हैं जो गांवों में इस तरह के बच्चों के एजुकेशन पे काम करते हैं। मैंने रॉनी से पूछा कि इस फाउंडेशन को चलाते समय इन्होंने गांव में क्या क्या इश्यूज देखे हैं। जो हमने देखा है स्वदेश फाउंडेशन में, 600 मिलियन 700 मिलियन की जो रूरल इंडिया की स्थिति है, स्कूल में पावर और लाइट समटाइम्स नहीं होते और टॉयलेट और सैनिटेशन के बगैर गर्ल चाइल्ड नहीं होते। गांव में पानी नहीं होगी तो गर्ल चाइल्ड डज नॉट अटेंड। 5 स्टैंडर्ड के बाद पहली जो तकलीफ होती है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलने में। सेकंड टॉयलेट, थर्ड पावर एंड सैर। उसकी लाइब्रेरी क्या होती है स्कूल में?
प्रिंसिपल के पीछे एक कबर्ड, चाबी उसके पास, आप किताब घर नहीं ले जा सकते। Does the name स्वदेश फाउंडेशन, क्या ये स्वदेश मूवी से ही आता है और शायद आपने वो प्रोड्यूस भी करी थी? अबाउट 20 स्टूडेंट्स आए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के और हमारे गांव में जा रहे थे, तो खाली बैठ के बातचीत कर रहे थे कि कल सुबह आप जाएंगे 2 दिन विलेज में, क्या एक्सपेक्टेशन करना है। तो वो सोच में आ गई कि ये तो हमारी जो मूवी बनाई थी हमने, जो शाहरुख खान वो अपना बॉस के पास जाता है नासा और बोलते हैं कि मुझे नानी माँ के पास जाना है, मुझे भारत जाना है, और बोल रहा है आप नासा छोड़ रहे हो, और इसने बोला हाँ, तो बोला है गो लाइट योर बल्ब। तो ये जो इच्छा है अपग्रेड की, We want to light millions and millions of bulbs. अब पेरेंट्स ये सोचते हैं कि चलो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल दें, तो वहां पर फीस आज के टाइम पर लाखों में जा चुकी है। ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये सारा कुछ झेलने के बाद जब एक स्टूडेंट प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से निकल के कॉलेज पहुंचता है, तब उसको समझ में आता है कि वो किस ट्रैप में फंस चुका है। क्योंकि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के हर एक स्टेज में इस तरह की प्रॉब्लम्स निकल के सामने आती है। 12th के बाद स्टूडेंट को बोला जाता है कि बस एक डिग्री कर लो, उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी। फिर जब डिग्री मिल जाती तो बोलते हैं अरे ऐसे कैसे, थोड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको। फिर जब रेज्यूमे में एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है, तब पता चलता है कि हायरिंग तो स्किल के बेस पे हो रही है, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में उसको कभी सिखाई नहीं गई। एकदम अच्छे बच्चे की तरह जब जिसने जो बोला सब कुछ कर लिया, मार्कशीट पे ग्रेड भी आ गए, लेकिन फिर भी जॉब मार्केट में उसके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स को जो चाहिए वो स्टूडेंट के पास है ही नहीं, और जो इनको सिखाया जाता है उसकी अब मार्केट में जरूरत नहीं है। तो ये जो हक हमारा रहता है कि अरे यार मैंने तो डिग्री खत्म कर दी, तो कहाँ है जॉब, तो डिग्री खत्म कर दी इज ऑलमोस्ट हाउसकीपिंग, इट्स लाइक बेस। रोनी से बात करके मुझे समझ में आया कि यहाँ पर प्रॉब्लम दोनों साइड है। सिस्टम को भी सुधारना होगा और स्टूडेंट को भी खुद की अपस्किलिंग पर फोकस करने की जरूरत है। सिस्टम की बात करें तो ज्यादातर जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, उससे करंट जॉब मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। 90% यूनिवर्सिटीज में सिलेबस पूरी तरह से आउटडेटेड है, आज भी वही रट्टाफिकेशन के हिसाब से चलाया जा रहा है। एग्जाम से एक हफ्ते पहले पढ़ना शुरू करो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो, किसी प्रोफेसर से सजेशन कलेक्ट कर लो, हैंड राइटिंग ठीक ठाक अगर लिख के आ गए तो 8-9 CGPA कहीं नहीं जा रहे, और कई बार लोग इसको डिफेंड करने भी आ जाते हैं। ज्यादातर जगह आप कॉलेजेस में देखोगे घटिया सी लैब होगी, उसमें आधे से ज्यादा इक्विपमेंट मिसिंग होंगे, और जो हैं भी उनमें से आधे काम नहीं कर रहे होंगे। ह्यूमैनिटीज में तो हालत और ज्यादा खराब है, आज भी इनको रेसिज्म से भरी हुई ऐसी पोएम्स पढ़ाई जाती है जो ब्रिटिश ऑथर्स ने ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई और ग्लोरीफाई करते हुए लिखी थी। इनके लिए बस एक ही ऑप्शन बचता है नेट सेट क्रैक करके PhD करने का, और उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। वैकेंसीज नहीं आती है, रिसर्चर्स के लिए जो JRF अमाउंट मिलता है वो भी कहीं से इनफ नहीं होता है, और PhD तो भारत में इस समय सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। रिसर्च के लिए ना तो प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज है, और ना ही जगह है, और ना ही फंडिंग है। अरे भाई, पियोन के पोस्ट के लिए हमारे PhD होल्डर्स को अप्लाई करना पड़ रहा है। जब देश के GDP का 1% से भी कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगेगा तो और क्या उम्मीद की जा सकती है। इसमें वैसे कभी किसी डिटेल वीडियो में आपसे बात करूंगा कि कैसे भारत में रिसर्च ना होने की वजह से भारतीय लोग US और चाइना में जाकर उन देशों की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, उन देशों को नई नई टेक्नोलॉजीज में लीड करना सिखा रहे हैं, और भारत इन सब में फिसड्डी रह जा रहा है। खैर, अभी इस टॉपिक में देखें तो Tier 2 Tier 3 सिटीज में आप जाओ तो वहां पर मशरूम्स की तरह आप देखोगे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनती जा रही है, और इनमें से लगभग हर कॉलेज की सेम कहानी होती है। किसी भी डिपार्टमेंट में जाके देख लो, इनफ फैकल्टी मेंबर्स होंगे नहीं। काम चलाओ टाइप का एक सिस्टम मेंटेन करने के लिए पार्ट टाइम टीचर्स को लोग हायर कर लेते हैं, और उसी से लोग कॉलेज चलाते रहते हैं। लेकिन इसमें भी स्कैम हो जाता है। तमिलनाडु में अन्ना यूनिवर्सिटी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में 1000 से भी ज्यादा फेक फैकल्टी मेंबर मिले थे, और ये मैंने एक स्टेट की एक यूनिवर्सिटी की बात करी है। पूरे देश में इस तरह से कितनी जगह मॉडल रेप्लिकेट हो रहा है, एक बार सोच के देखना। अब चलो फैकल्टी मेंबर फेक निकल जाए, लेकिन एटलीस्ट आपकी डिग्री वैलिड होती है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी फेक निकल जाए तो क्या होगा? भारत में ये भी हो रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब पूरे देश की सारी यूनिवर्सिटीज जिसके अंडर आती है, उनकी वेबसाइट पे एक अलग से पेज बना हुआ है फेक यूनिवर्सिटीज का, और इनमें से सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटीज पता है कहां मिली थी? देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। ये हालत है देश में हायर स्टडीज की, ना स्ट्रक्चर ठीक है ना इंफ्रास्ट्रक्चर। हर साल यही सेम एग्जैक्ट साइकिल रिपीट होता रहता है, और लगभग हर स्टूडेंट की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो साल होते हैं वो तबाह कर दिए जाते हैं। फिर हमें सोचते हैं कि हमारा देश तो सबसे युवा देश है, हम विश्व गुरु बनने की ओर आगे जा रहे हैं, लेकिन जब हमारे युवा इस तरह की पढ़ाई के सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं तो वो क्या करने के लायक बच रहे हैं? क्या कभी हमने इस पे बात करी है? फेक डिग्रीज, फेक PhD, फेक रिसर्च पेपर, फेक कॉलेजेस, फेक यूनिवर्सिटी, सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। बस आपको
जॉब दिला दे ऐसी मार्केट फ्रेंडली प्रैक्टिकल यूजफुल स्किल्स नहीं देखने को मिलती है। और इसी वजह से हर साल कॉलेजेस से लाखों में ग्रेजुएट तो निकल रहे हैं, लेकिन उनको कोई इंडस्ट्री प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है, लेकिन उससे भी बड़ा इशू धीरे धीरे अनएम्प्लॉयबिलिटी बनता जा रहा है, जिसपे अनफॉर्चुनेटली कोई सीरियस डिस्कशन होता हुआ मुझे नहीं दिखता है। 22-25 साल का जो ग्रेजुएट है उसे ये लगता है कि देश में जॉब्स नहीं है, बट जब हम ऑनलाइन देखते हैं तो हमें दिखता है कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो लोगों को हायर करने में स्ट्रगल कर रही हैं बिकॉज उनको ट्रेंड लोग नहीं मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है विच इज अ बिगर क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी? जो क्राइसिस है थोड़ी माइंडसेट की भी है। तो ये जो बीच में जो है वो लाइन ऑफ नो कंट्रोल जो सब लोग बोलते हैं, बिकॉज द एम्प्लॉयर्स थिंकिंग ये लाइन मैं ही नहीं क्रॉस करूंगा, और वो सोचते ये लाइन में, तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये लाइन ऑफ नॉन कंट्रोल है। तो उसकी बदलाव होनी चाहिए। हियर एवरीवन फील्स के लाइक मैंने कर दी तो now I need a job and I'll learn there. And the employer is saying, I'm paying you a good salary, you need to be a little bit more job ready. So they have to be able to upskill themselves. For everyone who has done a degree, they'll have to understand that I have to take charge of my own career. डिग्री ले लूंगा, छापा ले लूंगा और आगे बढ़ेंगे। तो 50% think के छापा लेना है डिग्री में, तो that's even a worse problem. There will be jobs for people who think there's an opportunity. But there will be jobs for the top 50%, not for 100% today. और मेरे जो ट्रिगर थे, आपने जो पहले प्रश्न पूछा, वही ट्रिगर थी। What I saw in rural India, और जो मैंने आपके पहले प्रश्न का जो जवाब दिया है, that was half my ticking moment. कि ये जो line of no control को हम अंदर जाए और कंट्रोल ले और ब्रिज करें। तो यहाँ भी जो लोग कर रहे हैं, they have to take एक्स्ट्रा माइल। अब अगर आपने रोनी की बात को ध्यान से सुना तो ये जो लाइन ऑफ नो कंट्रोल है, इसके इशू को सॉल्व करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर और कैंडिडेट से भी ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आ जाती है कि वो एक मेक श्योर करें कि ये वो सारी स्किल सिखा रहे हैं जिसकी इंडस्ट्री में डिमांड है, और स्टूडेंट को भी खुद से अपने को अपस्किल करने पे फोकस करना चाहिए। आज भारत में ज्यादातर एम्प्लॉयर्स ऑलरेडी ये मानने लगे हैं कि अगर आप देश के टॉप 15 या 20 इंस्टीट्यूशन से नहीं हो तो आपके रिज्यूमे पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। अगर आप सोच के देखो तो इन टॉप इंस्टीट्यूट से जितने बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो मुट्ठी भर होंगे, इनका नंबर 0.1% होगा, तो बाकी देश के 99.9% स्टूडेंट्स का क्या होगा? डिनर टेबल पे हर रोज शर्मा जी के बेटे के 1 करोड़ का पैकेज डिस्कस किया जा रहा है। यार दोस्त जो साथ में पढ़ते थे वो भी धीरे धीरे बड़े शहरों में मूव करने लगे। सोशल मीडिया खोलो तो हर कोई अपने स्टार्टअप या बिजनेस पे काम करता हुआ दिख रहा है। चारों तरफ ऐसी सक्सेस स्टोरीज जब दिखती हैं तो ऐसा लगता है मैं ही अकेला रह गया हूं, मैं ही पीछे रह गया हूं, मुझे ही कुछ करना नहीं आता। और ये सब देख के धीरे धीरे लोगों का कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, अंदर ही अंदर एक एंग्जाइटी होने लगती है, दूसरों को छोड़ो खुद अपने आप को बंदा फेलियर समझने लगता है। तो ऐसे में देखो देश का एजुकेशन सिस्टम रातों रात सुधर जाएगा ऐसा तो नहीं हो सकता है। कोई इस पे ज्यादा खास कोशिश करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही तेजी से चेंज हो जाए, इसको लेके मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। इसीलिए जो सबसे बेस्ट और प्रैक्टिकल ऑप्शन बचता है वो है कि अपने एजुकेशन को अपने हाथ में लेना। दुनिया में शायद ऐसी कोई चीज है जो इंसान चाहे तो सीख नहीं सकता है। और आज के टाइम जो वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो बैचलर्स डिग्री से लेकर डेटा साइंस, जनरेटिव एआई, मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, लॉ, हर चीज ऑनलाइन करवा रहे हैं, ये लोग इसी को एक रियलिटी बना रहे हैं। ज्यादातर कोर्सेज इतने अफोर्डेबल होते हैं कि कोई भी एनरोल कर सकता है, और स्पेशली जो लोग टियर 2 टियर 3 सिटीज से आते हैं उनके लिए तो बिल्कुल विन विन सिचुएशन है, क्योंकि उन्हें एक आउटडेटेड सिलेबस की जगह वर्ल्ड क्लास और मॉडर्न प्रोग्राम में एनरोल करने का मौका मिल जाता है अपने घर में रहते हुए। तो ऐसे लोग जिनके घर वाले 22-23 की उम्र होते ही किसी काम पे लगवा देते हैं, या ये बोलते हैं कि कुछ अपना काम साइड में साइड करते रहो ताकि इनकम आते रहे, वो लोग अपने काम के साथ इस तरह के कोर्सेज को परस्यू करेंगे तो खुद को अपस्किल करते हुए करियर में आगे भी बढ़ सकते हैं। कहीं जाना भी नहीं पड़ता और पैसा भी बचता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट टाइम बचता है। इसीलिए ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल जिनको अपना पैशन छोड़ के अपना घर चलाने के लिए लगना पड़ा किसी जॉब में, उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं कि कुछ नया सीख के ये लोग आगे बढ़ते रह सकते हैं अपने करियर में। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू टेक कंट्रोल, और उन लोगों को ऐसा लगता है कि अभी मैं एक लो पेइंग जॉब में हूँ, मेरा फुल पोटेंशियल नहीं अचीव हुआ है, और मैं ऑनलाइन सीख के अपने टाइम पे कुछ बड़ा कर सकता हूँ, अपने करियर में आगे बढ़ सकता हूँ। आप बात कर सकते हो क्या इसके बारे में कि ये ऑनलाइन एजुकेशन कैसे इन लोगों को हेल्प कर रहा है? जो ऑनलाइन अंडरग्रेड डिग्री भी कर रहे हैं हमारे साथ, और 1 लाख 2 लाख 5 लाख स्टूडेंट करे, वो लोग ज्यादा करके नौकरी में है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के बाद वो लोग को दे हैव टू बी एन अर्निंग मेंबर ऑफ देयर फैमिली, एंड नाउ दे कैन डू दिस एंड पैरेलली लर्न अ जॉब। तो वो जरा ROI बेटर होती है। तो आप जो सीख रहे हो वो तो सीखना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपको सीखना पड़ेगा, because you will have to upskill yourself to be job ready, not degree ready. I have one of our drivers who now has learned English by going online. He wants to do something else. I also came from a lower middle class.
there was zero opportunity in my time. You know, when you look down, you'll only see down. When you follow the herd, you'll only see the backside of the person in front of you. You won't see much more than that. देखो, मुझे लगता है कि भारत के पास जितनी यूथ पॉपुलेशन है, यही एक पर्टिकुलर टाइम है उसको कैपिटलाइज करने का और ये मेक श्योर करने का हर एक इंसान इंडिविजुअल लेवल पर अपने आप को अपस्किल करते हुए आगे बढ़ता रहे। क्योंकि अगर हमने ये चीज नहीं करी तो पूरे देश के लेवल पर हम बहुत पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि दुनिया आज 10 गुने तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और अगर सिस्टमैटिक चेंज की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन के लेवल पर अगर कोई थोड़ी सी भी विल दिखाए तो ग्राउंड पे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज हैं जो फंडामेंटली सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे कि स्वदेश फाउंडेशन ने कुछ इस तरह के इश्यूज को गांव के अंदर अभी सॉल्व किया है। लोग ने ट्राई किए थे कि फिजिक्स लैब बनाई, इंग्लिश लैब बनाई, कंप्यूटर लैब बनाई, टीचर ट्रेनिंग की, पर दो चीज के ज्यादा से बदलाव हुए। एक, हमने सब 800 स्कूल में एक लाइब्रेरी बिठाई, तो उससे बच्चे लोग का सोच और एम्पावरमेंट हो गया। और जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कि वो लोग को जो उसका जो बल्ब लाइट करना होगा वही काफी है भारत के लिए। तो ये जो हम लोग ने लाइब्रेरी कमेटी स्टूडेंट्स की बनाई, उसके वजह से अटेंडेंस 20%, 30% गए और एक्सपोजर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5th, 6th and 7th स्टैंडर्ड वेंट। कट टू 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, वहां करियर काउंसलिंग, वो दूसरा एक बहुत बदलाव हो रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो सोचते हैं, हम लोग को कुछ ना कुछ सोच है कि when I want to grow up, what do I want to do? हम बड़े होंगे तो क्या करेंगे, हमको क्या करना है जिंदगी में, पर वहां सोच नहीं होती है। और वो लोग के पेरेंट्स उसके साथ बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग बात करेंगे तो उसको मौका नहीं मिलेगा कि क्या उसको जो इच्छा है, उसको जो लक्ष्य है वो कर सके या ना कर सके। Now it is our job to make them know what they don't know. और अगर हमने इस तरह की सिस्टमैटिक इश्यूज को प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी के लेवल तक सॉल्व नहीं करा, स्टूडेंट्स को स्किल ओरिएंटेड नहीं बनाया, तो अगले 20-25 सालों में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन खड़ा हो जाएगा जो कि फ्री राशन के इंतजार में लाइनों में लग रहा होगा, क्योंकि उसके पास एम्प्लॉयमेंट का कोई जरिया ही नहीं बचेगा। और यहां हम लोग बैठ के ये सोचते रह जाएंगे कि फिर से हम लोग एक बार पीछे कैसे रह गए। और अगर आप अभी 20-25 साल के और सिचुएशन में फंसे हुए हो तो यही मौका है खुद को अपस्किल करने का, क्योंकि आप जितना डिले करते रहोगे आगे चलकर उतना ही आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। समय के साथ साथ सिर्फ आपकी एज नहीं बढ़ती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती जाती हैं, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं तो रिस्क लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कहावत है ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो अगर आज आप अपने आप को अपस्किल करना शुरू कर देते हो तो आपका फ्यूचर अपने आप ब्राइट होना शुरू हो जाएगा। जस्ट लास्ट पार्टिंग मैसेज फॉर एनीबडी, लेट से कोई 20-22 साल का स्टूडेंट या अर्ली इन द करियर बच्चा इसको देखता है और वो भी कंफ्यूज्ड है कि वो अपस्किल करे या वो करंट जॉब में रहे, वो क्या करे, तो आप उसको एक क्या मैसेज देना चाहोगे आज? Don't move out of a job. That is not a good idea for anyone today. पर आपकी लक्ष्य थोड़ा और बढ़ाओ, और ऐसे नहीं कि 14 घंटा काम करना है, पर 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा is a mandatory situation today if you want to stay abreast and be job ready, self job ready, career ready, entrepreneur ready, anything ready.